हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस की। आइए देखते हैं कि केमिस्ट्री में किस तरीके के सवाल पूछे गए। बिना समय वेस्ट किए बहुत कम समय में हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी का समय आपके लिए बहुत प्रीशियस है। आप अंतिम तक वीडियो देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से सीखने को मिलेगा क्वेश्चन के माध्यम से, या फिर आपको एनटीए का पैटर्न समझ में आएगा कि आखिरकार किस पैटर्न पे सवाल एनटीए पूछ रहा है। तो आइए बात करें सबसे पहले सवाल का। सबसे पहला सवाल जो आपके पास यहाँ नजर आ रहा है वो क्या बोलता है? बोलता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जहां पर टोटल प्रेशर एट टी बराबर 30 सेकेंड आपको दे दिया गया है। ठीक है, टी बराबर 30 सेकेंड दे दिया गया है एंड टी बराबर इन्फिनिटी पे भी आपको टोटल प्रेशर दे दिया गया है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस सी। आपको अकेला गैस सी का प्रेशर को फाइंड आउट करना है। कब? एट 30 सेकेंड। किसमें फाइंड आउट करना? टॉर में। और आपका प्रेशर भी जो दिया गया है वो बेटा टॉर में दिया गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, हाथ में चोट लगाओ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो 2A गैस विल फॉर्म 4B गैस प्लस सी गैस। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, एट टी बराबर 0 सिर्फ ए होगा उस समय, और उस समय जो ए होगा मान लीजिए उसका प्रेशर है पी नॉट। ठीक है, तो बी क्या होगा? 0 0। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मोल्स को, जिस तरीके से हम कंसंट्रेशन को किसी रिएक्शन के लिए लिखते हैं, वैसे ही प्रेशर के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब टी बराबर 30 सेकेंड होगा बेटा, तब क्या होगा? तब कुछ अमाउंट ऑफ ए बी और सी दोनों बनाया होगा। तो लेट सपोज बी और सी के कारण कितना प्रेशर होगा? तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि यहाँ पर इसके कारण 4x प्रेशर है और इसके कारण x है, तो इसका घट गया होगा। कितना घटा होगा? पी नॉट माइनस 2x। जिस प्रोपोर्शन में ये बन रहा है उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर का घटना भी देखने को मिलता है। अब टी बराबर इंफिनिटी पे बात करें, ऑब्वियसली ए, अब बोलेंगे सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन ठीक है, ए आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो मैं मान सकता हूँ उसके कारण प्रेशर क्या है? लगभग 0 है। और बी आपका कितना बन जाएगा? पी नॉट था, तो 2 से 4 बन रहा है, तो पी नॉट से कितना बन रहा होगा बेटा? 2 पी नॉट। 2 पी नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये कितना हो जाएगा? पी नॉट बाई 2। ये कितना हो जाएगा? पी नॉट बाई 2। जैसे इसका 2x अगर कम हुआ है तो इसका दुगना हो गया ये 4x, और इसका आधा हो गया x। क्यों? क्योंकि स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसी तरीके से है। क्लियर? जैसे मोल का काम करते हो वैसे ही करो, बस तुम यहाँ पर जहां जहां मोल लिखते हो ना वहां पी नॉट लिख देंगे। अच्छा, पी इंफिनिटी का हमको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो पी इंफिनिटी पे टोटल प्रेशर कितना है बेटा? 2 पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 2। क्लियर है क्या? अब पी इंफिनिटी पे कितना है? 600 टॉर है, और ये आपका हो जाएगा 5 पी नॉट अपॉन 2। आप इसको डिवाइड दे दोगे तो ये आपका आ जाएगा 120, और यहां से आपका पी नॉट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 240 टॉर। ध्यान से समझना, अभी पहले हमने पी नॉट निकाला है, अब अगर हम एक्स निकाल ले तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पी 30 पे भी टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो पी 30 पे जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मैं एक नया पेज ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो पी टी बराबर 30 सेकेंड पे अगर हमसे कोई पूछेगा कि पी टोटल कितना है, तो मैं क्या करूंगा? पी नॉट माइनस 2x प्लस 4x प्लस एक्स करूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस 2x प्लस 4x प्लस एक्स। तो यहाँ से आपका क्या निकल करके आ जाएगा? जल्दी से बता देना। पी नॉट प्लस 3x। ये पी टोटल कब का है? जब बात कब की हो रही है? 30 सेकंड की बात हो रही है, और 30 सेकंड पे उसका टोटल प्रेशर कितना है? 300 टॉर। पी नॉट हमने निकाला है 240 टॉर प्लस 3x, इसको उठा के इधर ले आओ, 60 टॉर 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20 टॉर, एंड 20 विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोलता है x बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय 1 ग्राम ऑफ अ प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 50,000 ग्राम पर मोल है। कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रहा है? तो 0.5 लीटर्स में। क्लियर? तो जब भी हम पाई वन निकालते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन बराबर सी आर टी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आर और टी यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि बोल दिया है एट 300 केल्विन। तो मैं पाई वन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? एक्स लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो एक्स बराबर सी आर टी, और सी की जगह पे क्या लिखूंगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। मोल्स की जगह पे क्या लिखोगे? वेट। वेट कितना है? 1 ग्राम। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 50,000। अपॉन वॉल्यूम कितना है पहले केस में? 0.5 इंटू आर टी। क्या ये बात आया समझ में? ये क्वेश्चन 1 बन गया। फिर बोलता है वाई कब है? बोलता है वाई बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ द सेम प्रोटीन। आपने 2 ग्राम डाला 1 ग्राम की जगह, सेम प्रोटीन है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी आपका क्या हो जाएगा? 50,000। लेकिन अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? वाई, है ना, 50,000।
लेकिन किसमें, कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में। क्लियर? इनटू आर इनटू टी, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर? अब तुम यहां से देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की डिपेंडेंसी किस पे, कंसंट्रेशन पे। और जब भी तुम किसी दो सॉल्यूशन को मिलाते हो तो उसके कंसंट्रेशन में चेंज आता है, यस और नो? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, पढ़ा होगा ना? तो आप देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, तो जैसे आप M के लिए फॉर्मूला लगा रहे थे M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी लगा सकते हो। तो बोलता है Z बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द above टू सॉल्यूशन। इन दोनों को मिला दिए, तो जैसे हम, मैंने कहा कि आपने कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, सेम, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, Z बराबर C नेट इंटू R इंटू टी, या C न्यू लिख लो मिक्सचर का, या C मिक्सचर लिख लो। तो ये Z भी किसका हो गया, मिक्सचर का। क्लियर है क्या, बोलो? तो मैं बार बार C को क्यों लिखूंगा, मैं C1 को ही X मान लेता हूं ना। मैं डायरेक्ट X बराबर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था C1 इंटू आर टी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था Y बराबर C2 इंटू आर टी। तो यहां से जो C1 है वो निकल करके आ जाएगा। C1 क्या आएगा, X अपॉन आर टी, और C2 क्या आएगा, Y अपॉन आर टी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मैं सॉल्व नहीं करूंगा बैठ करके अभी एग्जाम में, देखो कैसे दिमाग से सॉल्व करना होता है। अब बोलेंगे सर फिर ये वाला काम क्यों किया आपने? ये वाला काम बस इसीलिए कि बेटा, क्योंकि आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x की वैल्यू क्या आपका निकल करके आएगा, आप ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, यहाँ कैलकुलेशन आपको करना है। r के जगह पे आप पुट करोगे, t के जगह पे पुट करोगे, r के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 0.083, t के जगह पे क्या पुट करोगे, 300, 0.083, ठीक है, मतलब 1/12 आप पुट कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा, वो 9.96 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब तुम y में r का वैल्यू 0.083 पुट करोगे, t के जगह 300 पुट करोगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी 9.96 इंटू 10⁻⁻4 ही निकल करके आएगी। क्लियर है? क्लियर है? आपसे पूछ रहा है z क्या होगा, तो एक बात तो क्लियर है, दोनों 9.96 होगा। तो एक ऑप्शन ये नजर आ रहा है, एक ऑप्शन ये दोनों को आप एलिमिनेट कर, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो। अब हमको z निकालना है, तो z के लिए c मिक्सचर चाहिए, तो आप c मिक्सचर कैसे निकालोगे, C1 इंटू वी वन प्लस C2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब मैं C1 का वैल्यू लिखूं, उससे बढ़िया क्या है, उससे बढ़िया है मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन आर टी, x अपॉन आर टी इंटू V1 हाफ लीटर है, इंटू V1 हाफ लीटर है, प्लस y इंटू y अपॉन आर टी इंटू V2 आपका 1 लीटर है, और V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 3/2। V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, 3/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सी मिक्सचर निकल करके आएगा। क्लियर? तो अब 3/2 को अगर आप पलटी कर दो, आर टी को कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, x/2 प्लस वाई इंटू 2/3 इंटू 1 अपॉन आर टी। क्या ये आएगा निकल करके, क्या ये आएगा? अब आप इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो z मिक्सचर बराबर क्या आ जाएगा, z मिक्सचर बराबर क्या आ जाएगा, देखो x/2 प्लस वाई इंटू 2/3 इंटू 1 अपॉन आर टी और इंटू आर टी। ये आर टी और ये आर टी कैंसिल आउट हो गए। अब आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो मैं x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं x के जगह पे y लिख दूँ या y के जगह x? तो अगर मैं x ही लिख देता हूँ y के जगह पे, तो क्या आ जाएगा, 3x/2 इंटू 2/3, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, मतलब z मिक्सचर की वैल्यू भी x के जितनी आएगी, दैट इज 9.96 इंटू 10⁻⁻4 बार। ऑप्शन आपका क्या निकल के आएगा, फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये आपका गलत हो गया, फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 4.9 m। कभी भी मोलैरिटी दिया हुआ उसके स्टेटमेंट से डेटा निकालो, तो यहाँ से क्या निकलता है कि H2SO4 का जो मोल्स है वो कितना होगा, यहाँ पर 4.9 मोल्स बोल सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या ले लेंगे, 1 लीटर। समझ में आ रहा है, m का मतलब यही होता है। मैं 2m लिखूंगा, मतलब क्या, 2 मोल्स इन 1 लीटर। बोलता है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया बेटा, 1.40 ग्राम पर ml। तो बोलता है देन द मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन विल बी, आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मोलैलिटी को फाइंड आउट करेंगे।
तो मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? इन केजी। क्लियर? अगर केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो मोल्स तो हमको पता है 4.9 है, लेकिन सवाल है वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो यहाँ से एक बात बताओ, अगर हमको मोल्स ऑफ H2SO4 पता है, मोल्स ऑफ H2SO4 पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इंटू 98 कर देंगे, क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 98 ग्राम। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? वेट ऑफ H2SO4। बोलो यस और नो, क्या निकल के आ जाएगा? वेट ऑफ H2SO4। अब यहाँ से आपका वेट ऑफ H2SO4 क्या निकल करके आ जाएगा? 98 इंटू 4.9। अब इसको ऐसे ही रहने दो, ये वेट ऑफ H2SO4 निकल कर, ठीक। यही मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 140 ग्राम पर एमएल इनटू 1 लीटर, इनटू 1 लीटर। तो आपका क्या आ जाएगा? 1 लीटर को मैं 1000 ml भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात है क्या? ताकि ये ml ml कैंसिल हो जाए। तो आपका क्या आ जाएगा? 140 इंटू 10⁻3। दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूशन। अब हमको क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमको क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दो। वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 140 इंटू 10⁻3 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट आपका क्या निकल के आ रहा है? 98 इंटू 4.9। यहाँ से आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मोलैलिटी का इसका वैल्यू पता ही है 4.9, ये आप निकाल ही चुके हो, यहाँ पर पुट कर देना, ग्राम में आएगा तो इंटू 1000 कर देना, आंसर निकल करके आ जाएगा। कैलकुलेशन अब अपने पार्ट पे कर लेना, क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन, तो अगर हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से पता चल गया, तो हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और आपको पता है यहाँ सॉल्वेंट कौन है? यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, एक्वस, मतलब वाटर है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है? 18 ग्राम। इसको यहाँ पुट करके मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको ऑलरेडी पता ही है कितना है? 4.9। आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? 4.9 अपॉन 4.9 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पुट करना, यू विल गेट योर आंसर। बाकी तो कैलकुलेशन, ठीक है। Next, a metal of work function 2.3 eV is irradiated with a radiation of wavelength y into 10 to the power 2 nanometer. K max of the ejected electron is 2.8 into 10 to the power minus 20. Then calculate the value of y. देखो बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझो तो। कैसे? आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? आपको के मैक्स का वैल्यू दे दिया है, आपको वर्क फंक्शन के वैल्यू दे दिए गए हैं यहाँ पर। तो एक बात बताओ, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? हमको क्या दिक्कत है कि ये ईवी में है और ये जूल में, या तो इसको ईवी में बदल दो या इसको जूल में बदल दो। मैं इसको ईवी में बदल देता हूँ, मैं इसको ईवी में बदल देता हूँ। तो जैसे ही ईवी में बदलूंगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 अपॉन अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये आपका ईवी पर आइटम में बदल गया। सॉरी, ईवी ईवी में बदलेगा, एटम की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, एटम की जरूरत ही नहीं है। ये आपका किस में निकल कर आ जाएगा? ईवी में। ये आपका क्या निकल करके आएगा भैया? के ई मैक्स निकल करके आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, के ई मैक्स आ गया भाई, वर्क फंक्शन आपको पता है, आपसे पूछा है लैम्डा क्या होगा। आपको भी पता है कि एच न्यू बराबर फाइव नॉट प्लस के ई मैक्स, और एच को हम क्या न्यू को क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लैम्डा। या पहले आप न्यू निकाल ही लीजिए ना, पहले आप न्यू निकाल लीजिए। क्लियर? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर जो आपका h है वो आपका जूल में होगा, जब आप 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको ईवी में बदलना ज़्यादा सही ऑप्शन नहीं नजर आता है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लेंदी चल जाएगा, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। इसको बदल दो, फाइव नॉट को 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको बदल दो जूल में, ये भी जूल में। इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, एच का वैल्यू पुट करो, यहाँ पर न्यू का वैल्यू निकल कर क्या जाएगा? जब यहाँ न्यू निकल के आएगा तो न्यू इंटू लैम्डा बराबर क्या होता है? सी। तो न्यू पता है, सी की वैल्यू तुमको पता ही है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर पुट कर देना, लैम्डा निकल करके आ जाएगा। यहाँ पुट कर देना, लैम्डा निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है हाइड्रोकार्बन हैज अ मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 12:1। मास रेशियो दिया हुआ आपको कितना? 12:1। कोई एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है तो एक बात तो क्लियर हो गया,
कि इसमें ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होने वाला। अब तुम ही सोचो, ये 12:1 का रेशियो में क्या हो सकता है? तो CH तो हो नहीं सकता भाई, CH तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज 2 कार्बन एटम, बोला 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। देन कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो मेरा हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, अगर 2 है तो ये भी 2 ही होगा, तभी 12:1 का रेशियो आ सकता है। पूछो कैसे? भैया इसका मास है 2 × 12, इसका मास है 1, ये 2 कट गया, 12:1 आ गया, तो हमको यहाँ से हाइड्रोकार्बन के बारे में पता चल गया। अब अपने को क्या करना है, C2H2 को ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना है। क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O लिक्विड, याद रखिएगा H2O लिक्विड के फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है यहाँ पर, क्लियर। अब करना है बैलेंस, तो इधर लगा देना 2 और इधर तो ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन हो गया 2 2 4 1 5, तो यहाँ लिख देंगे 5/2। When 3.38 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगोस कंबशन, 3.38 ग्राम कार्बन, तो भैया इसका वेट दे दिया है 3.38 ग्राम, तो आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड दे देना, आपका क्या निकल के आ जाएगा, मोल्स ऑफ C2H2। अब देखो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसके 3.38 अपॉन 26 मोल से कितना बनेगा, 2 × 3.38 अपॉन 26, इतने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। और जो भी ये प्रोड्यूस हुआ है मोल, इसको इसके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा, 3.38 upon 26 into 2 into 44, आंसर विल बी दिस। सॉल्व करिएगा, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी से आएगा, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया 13 और ये लगभग तुम इसको काटोगे तो 3 के आसपास में कटेगा, तो ये लगभग 11 के आसपास आएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोचना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं घुसना अपने को। आगे क्या बोलता है, आगे देखो, बोलता है अ सेल इज फॉर्म्ड यूजिंग बिलो हाफ सेल रिएक्शन एंड सेल इज वर्किंग विद 80% efficiency। बोलता है वर्क ऑब्टेन्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 किलो पास्कल। ये पेपर थोड़ा सा लेंदी है बेटा, ये पेपर आपका थोड़ा सा लेंदी तो है। फाइंड डेल्टा वी इन मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट बराबर एन एफ ई नॉट सेल होता है, ठीक। तो आपको यहाँ ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। अब सवाल है कौन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन रिडक्शन में। अब ध्यान से देखिए, दोनों रिएक्शन आपका रिडक्शन का दे रखा है, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये आपका फर्दर चल करके ऑक्सीडाइज करेगा और ये आपका रिड्यूस करेगा, क्लियर। तो रिड्यूस करेगा तो इसके लिए ई नॉट तो यही रह जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई नॉट को बदलना पड़ेगा। तो इसका नया ई नॉट ऑक्सीडेशन वाला क्या निकल करके आएगा, -0.02 वोल्ट। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग 6, f ई नॉट से क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1.21। सॉल्व करेंगे, यहाँ से डेल्टा जी नॉट निकल के आ जाएगा। अब बोलेंगे सर डेल्टा जी नॉट तो निकाल लिया आपने, लेकिन डेल्टा जी नॉट क्यों निकाला है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो आपको पता होना चाहिए गिव्स फ्री एनर्जी आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में वर्क की तरह ही बिहेव करता है। तो हम मैं बोल सकता हूँ वर्क बराबर डेल्टा जी नॉट होगा, लेकिन बोला 80% ही वर्क कर रहा है, तो 80/100 भी करना पड़ेगा, यहाँ से वर्क आ जाएगा। और इस वर्क को अब यहाँ पर इसको यहाँ पुट करेंगे तो इसको पी डेल्टा वी से इक्वेट कर देंगे, तो डेल्टा जी नॉट की जगह आ जाएगा -6f 1.21 80/100। अब यहाँ पी की जगह पे क्या लिखोगे, 1 किलो पास्कल, तो 1 × 10⁻³ इसका मतलब डेल्टा वी जो निकल के आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये आपका किस में है, एसआई यूनिट में है, तो डेल्टा वी भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बोलता है एक्स से वाई गए, वर्क डन बाय द गैस इज 10 जूल। जब आप एक्स से वाई जा रहे हो और बोलता है यहाँ पर वर्क डन कितना है, वर्क डन बाई दी गैस है, मतलब बाई दी सिस्टम है, मतलब नेगेटिव है, -10 जूल। हीट एब्जॉर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 जूल। बोलता है फॉर द रिवर्स प्रोसेस, अगर मैं रिवर्स जाऊं y से x जाऊं, तो बोलता है हीट इज इवॉल्व -6 जूल। तो बोलता है व्हाट इज द वर्क डन ओवर है। तुमको पता है, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो और अगर ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड है, तो स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन, वो कभी भी अलग नहीं आता, वो सेम होगा। मतलब इस केस का जो डेल्टा यू है और इस केस का जो डेल्टा यू है वो सेम होगा। तो डेल्टा यू बराबर क्या पड़े, क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर Q2 है -10 है, तो ये हो जाएगा 8 जूल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा -8 और क्यू की जगह -6 प्लस डब्ल्यू। यहाँ से आपका क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ से आपका
अच्छा, ये डेल्टा यू किसके लिए था? एक्स से वाई के लिए था, लेकिन डेल्टा यू वाई से एक्स मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? इधर उठा के लिया हो तो 8 + 6 दैट इज 14। क्लियर? 8 + 6 दैट इज, देखो कितना इंटरेस्टिंग सा बात है, कितना बदमाश है भाई, 2 जूल वाला भी दिया। अगर आपने साइन चेंज नहीं किया तो मामला बिगड़ जाएगा, और ये प्लस है तो ये ऑन द गैस होगा। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको चुनना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला, इसके यूनिट से ही पता चल रहा है आपको, इसके यूनिट से ही पता चल रहा है, m का पावर 1 माइनस n पर सेकेंड है। तो 1 माइनस n बराबर -1 लिख सकता हूँ, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 2, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बोलता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज मेड 4 टाइम्स देन द रेट बिकम 16 टाइम्स। यस, सेकंड ऑर्डर है, ए का स्क्वायर चल रहा है, इसको अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो ऑब्वियसली जो नया आंसर आएगा वो रेट आपका क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज आर बराबर के ए का स्क्वायर। तो 1 वाला तो करेक्ट है। अब इसको एलिमिनेट कर दो, अब बचा ये 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शन में अगर हम ये क्लैरिफाई कर ले 3 और 5 के साथ तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 देख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, ये भी करेक्ट है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। 5 पे आ जाओ, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोलता है? 0.1 मोल ऑफ H2S इज एडेड इन 1 लीटर ऑफ 0.1 HCl। यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर आपका 0.1 मोल की जगह यहाँ 0.1 m होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको लग रहा है एरर है, यहाँ m होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। तो आप HCl डाले, आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोलेंगे यस सर। इसका 0.1 m है, एट टी बराबर 0 पे, एट टी बराबर टी पे ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। अगेन अगर मैं बात करूं H2S से, तो यहाँ से H प्लस प्लस HS माइनस हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब H2S का कितना मोल है? बोलता है 0.1 इन 1 लीटर, तो इसका कंसंट्रेशन आपका क्या आएगा? मोल अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर, तो 0.1 ही आएगा, तो ये 0.1 है, ये 0 है, ये 0 है। आपका फर्दर क्या हो जाएगा? ये x, ये 0.1 माइनस एक्स। लेकिन अब H प्लस का कंसंट्रेशन में इसका भी योगदान होगा, कॉमन आयन इफेक्ट, हो जाएगा 0.1। क्लियर है क्या? अच्छा, अब इसमें बहुतों के मन में आएगा सर ये तो डाइप्रोटिक है, मतलब ये एक और रिएक्शन शो करेगा। बोलेंगे कौन सा बेटा? तुम बोलोगे सर HS माइनस भी तो H प्लस और H2 माइनस का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इसका K2 देखो 10 टू द पावर -13 है, ये पहले ही कम टूट रहा है, ये पहले ही कम बन रहा है, क्यों? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये फर्दर अगर जाएगा तो भैया ये इतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ नहीं करेगा, मतलब आप इसको लिखो चाहे मत लिखो बात बराबर है, आपको बस यहाँ क्या करना है कि A1 बराबर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंटू HS माइनस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन H2S। अब इंटरेस्टिंग बात क्या, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। 0.1 इसका भी कंसंट्रेशन था, इसका भी था, लेकिन इसका K2 क्या है? K1 क्या है? 10 टू द पावर -8, बहुत कम है भाई, कम नहीं बहुत कम है। मतलब हम कह सकते हैं कि 0.1 इज मच 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 ग्रेटर देन x। तो आप यहां पर इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू? कि A1 क्या आ जाएगा? 8.3, 8.3 इंटू 10 टू द पावर -8। तो H प्लस की जगह क्या लिखेंगे? 0.1। H प्लस की जगह क्या लिखेंगे? 0.1। HS माइनस की जगह x, और H2S की जगह भी हम 0.1 लिखेंगे बेटा, और ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब इस सवाल में तुम ध्यान से देखो, तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है? तो तुमसे बस सिंपल सा एक बात पूछ रहा है बेटा, कि इनमें से कौन कौन सा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक का कन्फिग्रेशन जरूर याद करके जाइए, लेंथेनाइड वाला, ठीक है, एक्टिनाइड वाला कन्फिग्रेशन पे सवाल है ये। अब अगर तुम्हें ये नहीं आता इसका कन्फिग्रेशन, तो आप वहां नहीं बना पाओगे। ठीक है, आप वहां नहीं बना पाओगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, लोग यहाँ से याद करते हैं इसने उल्टा पूछा है, थोड़ा दिमाग घुमाता है, लेकिन हम यहाँ से लेंथेनम से अगर स्टार्ट करें तो इसका जो आता है वो क्या आता है? जेनन 4F0 5D1 6S2। सीरियम का क्या होगा? जेनन 4F2 5D0 6S2। जीडी, जीडी का क्या आएगा बेटा? जेनन 4F7 5D1 6S2। YB जेनन 4F14 5D0 6S2। ल्यूटिटियम जेनन 4F14
5d1 6s2 जिंक, मैं डायरेक्ट बाहर वाला लिखता हूँ, ठीक है, 3d10 4s2 आर्गन, कॉपर आर्गन 3d10 4s1 Mn, आर्गन 3d5 4s2 स्कैंडियम, आर्गन 3d1 4s2 टाइटेनियम, आर्गन 3d2 4s2। अब आपको क्या करना है, सब में से जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन को हटाते जाइए, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से हटेगा, पहले बाहर वाले से हटेगा, फिर अंदर की ओर मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से अंदर घुसेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चर विथ SF4। SF4 का कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर बेटा, हाफ, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस वैलेंसी ऑफ साइड एटम, पॉजिटिव चार्ज है माइनस कर देना, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना, नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस कर देना। और ध्यान रखना एक बात, यहाँ से स्टेरिक नंबर आ जाएगा, ध्यान रखना एक बात, वैलेंसी अगर ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन क्या हो साइड एटम, तो उसकी वैलेंसी 0 लेना, क्लियर। सेंट्रल एटम हो गया तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ साइड एटम होगा उसी की ना वैलेंसी लोगे। अब आ जाओ फटाफट, SF4 जो जगह हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम सल्फर है जो सबसे लीस्ट होगा, नेक्स्ट देखेंगे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जगह हाफ 6 + 1 × 4, आंसर विल बी 5। अब आइए 4 प्लस देख लो, तो जगह हाफ 7 + 4 -1 क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव को घटाना है, आंसर अगेन क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो पता चलेगा साइड आइटम से कितने 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, इसमें बॉन्ड पेयर कितना है 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली BrF4 है माइनस, तो जगह हाफ 7 + 4 + 1, माइनस है तो ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, ये नहीं होगा, मतलब ए के साथ बी नहीं होगा, ए के साथ सी, देखो बी और ई भी नहीं होगा। अब इस दोनों में ए और सी तो है, खाली हम ई को चेक कर लेते काम हो जाएगा। तो ई मेरा क्या हो जाएगा 8 + 4, क्यों जेनन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, और +4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, अगेन ये नहीं होगा, आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट बोलता है करेक्ट सेट दैट कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ ऑक्साइड, बेसिक भी हो, एसिडिक भी हो, एम्फोटेरिक भी हो और न्यूट्रल भी हो। तो 9 को नासुए, ये आपका क्या हो गया न्यूट्रल। एम्फोटेरिक ने जनाब बेकार में, यहाँ पर एल्यूमिनियम आ रहा है, जनाब बेकार में अलीगढ़ गए, ये सुनकर भी सब आसमां तक पागल हुए, ठीक है। 35 33, तो AS+3 हो तो वो एम्फोटेरिक होता है, Al+3 हो ये भी एम्फो होता है। तो देखो ध्यान से, ये न्यूट्रल, ये एम्फो, ये न्यूट्रल, एसिडिक तो आया ही नहीं, ये बेसिक, अगेन ये एम्फो, ये एम्फो, देखो 4 तरह का ऑक्साइड है, एक जैसा 2 अगर रिपीट हो जा रहा है उसको हटा दो। अब देखो ये न्यूट्रल, ये एम्फो, ये बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड +7 एसिडिक, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ देखो 2 बेसिक आ गया, हटा दो, कॉमन सेंस से ही बना सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं, बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बोरोन फैमिली, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बोरोन फैमिली, याद रखना ग्रुप में जब भी आप सेकंड देखो चाहे थर्ड देखो, ऑर्डर वही रहने वाला है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, और अगर चेंज आता है तो सिमिलर टाइप का चेंज आता है। तो हमको क्या पता है, फर्स्ट आयनाइजेशन का तो पता है ना, BAl, GA, IN, TL, ये होता है ग्रुप 13। अब इसमें क्या होता है, TL बीच में आ जाता है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा BTL, GA, AL, IN। देखो बी सबसे ऊपर है, ठीक है, बी सबसे ऊपर है, फिर क्या आ रहा है TL, फिर GA, देन AL, देन इंडियम। भैया यहाँ बोलता है एल्यूमिनियम गैलियम से ज्यादा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, मतलब ये होने का चांसेस है ये। आगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी SI, GE, GE, देन SPB, देन SN, नहीं भैया नहीं नहीं, नहीं गड़बड़, काशी गए SNPB ग्रुप 14 में, इसको बस पलट डालो, पलट दो ना,
हो गया, हो गया, हो गया। देख लो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब होता है विच ऑफ द कंपाउंड शोस कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कौन सो करेगा? जहां पर एक्सचेंज हो रहा होगा कैटाइन और एनायन के बीच में, मतलब एक कैटाइनिक होना चाहिए, दूसरा एनाइनिक होना चाहिए। अब इसमें बोलेगा कौन करेगा, तो इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक NH3 इधर जाएगा, एक CN इधर आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके ये भी कर जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कर जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कर जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कर जाएगा। लेकिन ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों में तो सेंट्रल एटम क्या है? सेम। दोनों में तो सेंट्रल एटम क्या है? सेम। सेंट्रल एटम सेम होगा तो कैसे पता चलेगा? क्या यहाँ पर पता चलेगा? क्या यहाँ पर पता चलेगा? अगर दोनों CO हो गया तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से यहाँ भी नहीं होगा। मतलब कौन करेगा? A B and E, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, लगता है बच्चे ने थोड़ा सा गड़बड़ बताया। आंसर होना चाहिए A B and E, A B and E, C और D तो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है यहाँ CD हो, ये CO हो, तब का बात अलग है। आगे बढ़ते हैं। विच आयन गिव पॉजिटिव, देखो ये थोड़ा सा रटने वाला है। ठीक है, सोस पॉजिटिव बोरेक्स बीट टेस्ट एंड हैज द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें से कौन सा आयन है जो पॉजिटिव बोरेक्स बीट टेस्ट देता है? तो मैं आपको बता दूं Zn2 प्लस बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं देता है। Zn2 प्लस बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, बाकी देता है। बाकी देता है तो इसमें सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? तो ऑब्वियसली जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आयरन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ये तो आपको रटने वाला बात बोल रहा है। बोलता आइडेंटिफाई द कोड ऑफ एमिनो एसिड एंड आयोडीन डेरिवेटिव हार्मोन इन द गिवन ऑप्शन। तो यस, इसका तो आपको याद होना चाहिए। थायरोक्सिन इज द डेरिवेटिव ऑफ tyrosin and a single letter symbol of tyrosine amino acid is Y. Yes, this is your correct answer, not T. ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका QH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, वो भी H+ आयन के प्रेजेंस में। बोलता है गिव्स अ प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग CHO सेम मोलर रेशियो। ठीक है भैया, सेम मोलर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो बोलता है P को आप क्या करिए? आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? CHO सेम मोलर रेशियो, 2 मोल कार्बन, 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन, सेम। इसका आप क्या कर रहे हो? KOH के साथ इंट्रामोलिकुलर केनिजारो करा रहे हो। क्या करा रहे हो? इंट्रामोलिकुलर केनिजारो। क्या बना देगा इंट्रामोलिकुलर में? एक अल्कोहल और दूसरा एसीटेट। फिर आपने क्या किया? H+ आयन को डाला। जैसे ही डाला बेटा, ये एसीटेट आयन जल्दी से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, जल्दी से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। देन सी योर आंसर, विच वन इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, जल्दी ही हम लोग समाप्त करने वाले हैं चीजों को। ये रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लंबा चौड़ा भी है। क्या बोलता है? पैरानाइट्रोटुलीन, पैरानाइट्रोटुलीन। एक के बाद एक रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहला रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? SnHCl। SnHCl तुम्हें भी पता है, SnHCl क्या करेगा? नाइट्रेट को देख के उसका मन होता है अमीन बना देने का, बना देगा AC2O। AC2O, ध्यान से देखो, यहां पर क्या होगा? यहां पर H को हटाएगा और AC को लगाएगा। AC लग गया जी, H को हटा के AC लग गया। फिर आप क्या करेंगे इसका? बोलता है FeBr3 प्लस Br2 को आप ऐड करिए। तुमको भी पता है इससे क्या निकलने वाला है भाई? इससे ब्रोमीन निकलने वाला है। और ब्रोमीन कहाँ जाके अटैक करेगा? ऑर्थो, ऑर्थो पे। क्योंकि तुमको पता ये इधर जाएगा, इसका लोन पेयर इधर आएगा, फिर इसका लोन पेयर इधर आएगा, क्योंकि यहाँ से Br- निकलेगा तो प्लस वाला साइड इधर क्रिएट होगा। तो ये कहाँ पर जाके ब्रोमीन लगेगा?
दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है, और छोटा कर दूं क्या? बोलो ना जी, छोटा कर दूं? अब दिख रहा है? ठीक है। अब यहाँ ब्रोमीन लग गया। अब फिर आपको क्या करना है, H3O प्लस डाल देना। फिर वापस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीन में। वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से बताओ ना यार, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन। इसको भी थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिखने लगा? तुमसे क्या पूछा? व्हाट विल बी द मास ऑफ AgBr ऑब्टेन्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट ट्रीटेड विद AgNO3? भैया वो किस पे निर्भर करेगा, कितना ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन कितना है? एक। एक। तो तुम बताओ ना, मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 186। तो एक अपॉन 186 इंटू 188 बराबर 1। ये 188 किसका आ रहा है जी? Br का 80 और Ag का 108, तो ये 188 इसका आ रहा है। ठीक है। इसी के साथ आपका ये कैरस मेथड का कहानी समाप्त। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइज का सवाल है, और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। मतलब चैप्टर बोलते हैं यार, सेशन वाला खत्म होता है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है? NO2 CH2 प्लस इधर OCH3, बोलता है कार्बोकेटायन स्टेबल बाय प्लस आर इफेक्ट ऑफ OCH3। ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। OCH3 है बेटा, OCH3 ये लोन पेयर को देता है, और रेजोनेंस करके इस प्लस को क्या कर रहा होगा? प्लस आर इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा होगा। और ये क्या करेगा? माइनस आर करके इसको अनस्टेबल बनाता है रे, अनस्टेबल। मतलब स्टेटमेंट वन क्या है? करेक्ट है। बोलता है दिस कार्बन आयन इज स्टेबल बाय माइनस आर ऑफ NO2 ग्रुप। ये स्टेटमेंट सही है। भाई तुम समझो, प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन हटाओ। तो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए इसको कौन सा इफेक्ट चाहिए? माइनस आर। इसको कौन सा चाहिए जी? प्लस आर। क्लियर? तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है, 2 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर। नेक्स्ट हम लोग नया पेपर लेकर के आएंगे 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।